दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं इनफिनाइट सीरीज के सारे टेस्ट कवर कर देने वाला हूं और आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी टेस्ट कब लगता है और क्यों लगता है और कैसे लगता है, वो तो देखेंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर देखेंगे कि इन सब की जो कंडीशंस आती हैं उनको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। बेसिकली उन कंडीशन को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभार मिक्सअप हो जाती हैं चीजें, तो थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे कि आपको इन सब की कंडीशंस याद हो जाएंगी। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला काम होता है, किसी भी इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम है आपको nth टर्म निकालनी है, ठीक है। nth टर्म निकालनी है आपको और कुछ इस तरीके से निकालनी है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनाइट तक पुट करता हूं अपने nth टर्म के अंदर तो मुझे पूरी सीरीज मिल जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको निकालनी होती है nth टर्म, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक वे है, आपको बता रहा हूं मैं, इसी तरीके से करिएगा ताकि यार आपको आसानी पड़े किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने मान लेते हैं nth टर्म निकाल ली है। अब nth टर्म को आप देखोगे, ठीक है। किस तरीके से देखोगे? सबसे पहला आप देखोगे आउटर मोस्ट ब्रैकेट की पावर फंक्शन ऑफ n है कि नहीं है, ठीक है। जो आपने nth टर्म निकाली है उसके अंदर आउटर मोस्ट ब्रैकेट की पावर फंक्शन ऑफ n अगर हुई तो आप कॉचीज टेस्ट लगा दीजिएगा। बेसिकली इसको हम कॉचीज रूट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो लगा दीजिएगा। कॉचीज रूट टेस्ट किसे बोलते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम nth जो आपने nth टर्म निकाली है ना un, इसका nth रूट लेते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कोई नंबर है a, इसका मैंने आपको बोला फोर्थ रूट ले लीजिए। फोर्थ रूट कैसे लोगे? इसकी पावर 1/4। अगर फिफ्थ रूट लेने की बोलूं तो इसकी पावर 1/5। अगर मैं इसकी nth रूट लूं तो किस तरीके से लूंगा? इसकी पावर 1/n, ठीक है। बेसिकली हम लोग nth टर्म का nth रूट लेते हैं, यानी कि इसकी पावर 1/n हम ले लेते हैं और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम बोलते हैं सिग्मा un, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अगर ये लेस देन 1 होती है तो हम बोलते हैं हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर ये इक्वल टू 1 आती है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट टेस्ट फेल हो जाता है। बेसिकली सभी टेस्ट में एक चीज कॉमन है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे होते हो और ये भी चीज कॉमन है कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। और हाँ, इस चीज के अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कॉचीज टेस्ट के अंदर कि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर एक लिमिट्स का कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है मान लेते हैं और 1 प्लस fx की पावर gx, कुछ इस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ठीक है। और पहली कंडीशन दो कंडीशन इसके अंदर प्रूफ सही होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू a रखता हूं अपने fx के अंदर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a निकालता हूं fx के अंदर, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू a रखता हूं अगर gx के अंदर तो इसकी वैल्यू इनफिनाइट आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो लिमिट है यहां पर उसके अंदर जो x की वैल्यू है या n की वैल्यू है, कुछ भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मैं fx के अंदर पुट करता हूं तो उसका आंसर आना चाहिए 0 और gx का आंसर आना चाहिए इनफिनाइट। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब आप इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a है e की पावर fx into gx, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि कहने का क्या मतलब 1 प्लस टेंड्स टू 0 की पावर टेंड्स टू इनफिनाइट फॉर्म अगर बन रही है तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को e की पावर टेंड्स टू 0 वाली टर्म इनटू टेंड्स टू इनफिनाइट वाली टर्म लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक लिमिट्स का कंसेप्ट है और मैं ये लिमिट्स का कंसेप्ट कॉचीज रूट में बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉचीज रूट में ही ये लगेगा। बेसिकली ये मैथ्स का कहीं भी आ जाए, मैथ में कहीं भी आ जाए भाई, और ये आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे जाए 1 प्लस fx की पावर gx लिमिट x टेंड्स टू a पर, और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जा रही हैं, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार अभी आपने बताया था कॉचीज टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम nth रूट निकालते हैं, अगर वो उसकी वैल्यू बना जाती है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी कि लिमिट x n टेंड्स टू इनफिनाइट un की पावर 1/n की वैल्यू अगर बनाई जाती है तो ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है। जब ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा तब क्या करेंगे? मान लेते हैं अगर कॉचीज टेस्ट फेल हो गया तब आप अपने इनफिनाइट सीरीज का सबसे आसान टेस्ट लगाते हो जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट किसे बोलते हैं यार? बहुत आसान है। क्या करना होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट
जो आपने nth टर्म निकाली ना, बस उसको ऐसे रखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी होती है। देखो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ना, उसको तुरंत की तुरंत अपनी कॉपी पे लिखते चले जाओ, यही हमारा तरीका है पढ़ने का, ठीक है। और क्या करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर अपने nth टर्म की वैल्यू निकालनी होती है इसकी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होती है तो हमारा जो सिग्मा un यानी कि सीरीज है ना, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो डाइवर्जेंस टेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंसी के बारे में बताता है, कन्वर्जेंसी के बारे में नहीं बताता। यानी कि अगर आप अपने दिमाग में कोई गलतफहमी लेके आ रहे हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट अगर un की वैल्यू 0 आ गई तो शायद ही कन्वर्जेंट होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो सिंपली ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंसी के बारे में बताएगा। कहता क्या है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर है तो डाइवर्जेंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं बोलता ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है। आप इसको पहले यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने nth टर्म निकाली, उसके तुरंत बाद भी डाइवर्जेंस टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये वाला टेस्ट लग गया तो ये तो सबसे आसान टेस्ट होता है और क्वेश्चन भी बहुत आसान बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट कब लगाते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट कब लगाते हैं, ये इसका भी मैं अभी आंसर बता देता हूं। देखो अगर आपके सामने कोई सीरीज है जिसका nth टर्म निकल के आया, मान लेते हैं ये हमारे यहाँ पर मान लेते हैं कोई इमेजिनरी nth टर्म लिखा हुआ है और nth टर्म के अंदर कोई और वेरिएबल नहीं है n के अलावा, यानी कि n के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, जैसे कि x y z अल्फा बीटा गामा, ऐसे कोई वेरिएबल नहीं है। और ये वेरिएबल्स होनी चाहिए कांस्टेंट, नहीं याद रखना मेरे अपने दिमाग में, जैसे कि मान लेते हैं 1/x माइनस a x माइनस b सॉरी n माइनस a n माइनस b, इस तरीके से आपकी nth टर्म निकल के आई, ठीक है। और हम ये देख पा रहे हैं a और b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट है a और b और n के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आप डाइवर्जेंस टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, और लगाइएगा, ठीक है। बट अगर यार कोई और वेरिएबल हुआ तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, यानी कि मत लगाइएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट किसे बोलते हो और कब लगाया जाता है, देखो या तो शुरुआत में लगा दो, आपने nth टर्म निकाली तुरंत लगा दो डाइवर्जेंस टेस्ट, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ लिमिट निकालनी होती है n टेंड्स टू इनफिनिट पर, जो कि आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो, 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। और बेसिकली आप किसका यूज करोगे, एल हॉस्पिटल का यूज कर लेना, ठीक है, लिमिट को निकालने के लिए। एल हॉस्पिटल रूल भी होता है, तो यार क्या होता है, जैसे कि वो लिमिट x टेंड्स टू a है, fx अपॉन gx है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि 0/0 वाली इंडिटरमिनेंट फॉर्म बननी चाहिए, यानी कि अगर मैं x टेंड्स टू a, अगर a रख रहा हूं fx के अंदर तो वो 0 आना चाहिए, a रख रहा हूं gx के अंदर तो वो भी 0 आना चाहिए, और इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म बननी चाहिए। अगर ये दोनों इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन नहीं है तब आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि दोनों का ऊपर दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन करके एज इट इज रख सकते हो आप। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है लिमिट में चेंजिंग नहीं होगी, सिंपली आप fx को f डैश लिख सकते हो, gx को g डैश लिख सकते हो, दोनों एक साथ लिखना है, ठीक है। सिंपली ये बोलता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि यार वीडियो मुझे छोटी भी रखनी है और बहुत सारा कंटेंट मुझे बताना है ना। कॉचीज टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करा था, nth टर्म निकाली थी, उसको देखा था कि आउटर मोस्ट ब्रैकेट में जो उसकी पावर है अगर फंक्शन ऑफ n हुई तो मैं कॉचीज टेस्ट लगा दूंगा, अगर नहीं हुई तब आप क्या करोगे, रेशियो टेस्ट से शुरुआत करना। रेशियो टेस्ट जैसा कि नाम से भी दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, दो नंबर्स का रेशियो लेता है। दो नंबर्स कौन से हैं, un और un+1, यानी कि इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों एक्सप्रेशन का मैं बोलूंगा, इन दोनों एक्सप्रेशन का आप रेशियो ले लो और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आई तो हम बोलते हैं सिग्मा un, यानी कि जो हमारी सीरीज है ना वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अगर ये लेस देन 1 आई तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अगर ये इक्वल टू 1 आई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली हम लोग किसी एक्सप्रेशन को निकाल रहे होते हैं, और ये भी चीज बहुत ज्यादा कॉमन है सभी टेस्ट में कि अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो वो वाला टेस्ट फेल हो जाता है। ऐसा ही इसके अंदर भी होता है, अगर इक्वल टू 1 आई तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल, ठीक है। मान लेते हैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला और मान लेते हैं कि ये इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये वाला टेस्ट फेल हो चुका है। अब जब ये वाला टेस्ट यानी कि रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम किसका मदद लेते हैं, यहां से हमारे दो रास्ते बनते हैं, ठीक है। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इस चार्ट की मदद से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। रेबिस टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट, कौन सा लगाएं, सबसे पहली बात आती है दोनों में से कौन सा लगाएं।
ठीक है, हम देखते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट कब लगाया जाता है। बेसिकली un/un+1 जो आप एक्सप्रेशन निकालोगे, अगर उसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म आपको दिखाई दे जाए और 100% अगर पावर में एक्सपोनेंशियल टर्म आपको दिखाई दे गई, तो आप क्या लगा देना, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देना। ठीक है, यानी कि अगर आपको un/un+1 के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि e दिखाई दे जाए और खास तौर पर पावर में अगर e लिखा होता है, तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दो। इसके अंदर करना क्या होता है, log un/un+1 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, बाहर मल्टीप्लीकेशन बाय n, इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब आप बोलोगे यार इसको कितना कैसे याद रखेंगे, इसे कुछ नहीं है भाई, un/un+1 का एक्सप्रेशन आप निकाल के चुके हो, बस उस एक्सप्रेशन को उठाओ, उसके अंदर पुट करो, बाहर लॉग लगाओ इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, और यार याद करने को तो कोई कह भी नहीं रहा है यार, बस इनको एक बार तुम मेमोराइज कर लो, फिर उसके बाद 10-15 क्वेश्चन करोगे ना, तो सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 पे जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो हमारी जो सिग्मा un यानी कि सीरीज है ना, वो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगी, इक्वल्स टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, और अगर गलती से लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाए आपका, तब आप क्या करोगे, स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हो। ठीक है, क्योंकि देखो हम इस रास्ते पे आ ही चुके हैं, तो अब एक बार इस रास्ते पे आ गए तो इसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे हम। यानी कि रेशियो टेस्ट लगाया और रेशियो टेस्ट के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल वाई टर्म आपको कहीं दिखाई दी गई, तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे। लॉगरिथमिक टेस्ट अगर गलती से फेल भी हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे फेल हो चुका है, तब आप क्या करोगे, स्पेशल लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे। वो क्या कहता है वो देखते हैं। ये बोलता है कि एक एक्सप्रेशन होता है n टाइम्स ऑफ log un/un+1 -1 into log n लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब आप बोलोगे कि यार इसको कैसे याद रखें, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है। कुछ नहीं है भाई, log un/un+1 into n, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर निकाल के चुके हो, उस एक्सप्रेशन को उठाओ, यहां पे पुट कर दो -1 करके, बाहर मल्टीप्लिकेशन कर दो log n का। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, बहुत आसान होता है, एक बार आप करके देखोगे तो आपको भी लगेगा यार हाँ आसान है। ठीक है, और बेसिकली इसकी भी कंडीशन एग्जैक्टली यही होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, और log n में थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यार, जगह की जरूरत है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होती है और इक्वल्स टू 1 पे ये भी टेस्ट फेल हो जाता है। बट मैं इतना बोल सकता हूं कि यहां तक आते आते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि 99.9999% हाँ हमारे यहां तक आते आते सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट फेल कभी होता ही नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि गलती से अगर मैंने रेडिस टेस्ट चुन लिया, यानी कि हमारे un/un+1 वाले एक्सप्रेशन के अंदर e यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तब आप क्या करोगे, रेडिस टेस्ट लगा देना। रेडिस टेस्ट में क्या करना होता है, un/un+1 -1 into n लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये भी थोड़ा टफ सा लग रहा है। कुछ नहीं भाई, इसका एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया है, इसको जस्ट यहां पर रखो, -1 कर मल्टीप्लिकेशन कर दो n का, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, हम बेसिकली करके रहे हैं, एक एक्सप्रेशन को दूसरे वाले टेस्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट कर देते हैं, बस यही तो कर रहे हैं। पर जब कब करते हैं, जब हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठाया कहीं भी फेल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं तब जब हमारे टेस्ट फेल हो जाएंगे, यानी कि ये टेस्ट फेल हो गया तब आपको ये लगाना है, ये टेस्ट फेल हो गया तब आपको ये लगाना है। ठीक है, आपको नजर आ जाना चाहिए कि भाई हाँ इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर अगर ये वाला टेस्ट भी फेल हो गया, इसकी कंडीशन क्या होती है, बेसिकली यही होती है जो इन सब की आपने पढ़ी है, यानी कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 पे ये भी टेस्ट फेल हो जाता है। अगर गलती से ये वाला टेस्ट फेल हो जाए तब आप डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट लगा लेते हैं, और डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट को हम सिंपली डिमॉर्गन्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, un/un+1 -1 into n -1 into log n, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब आप बोलोगे यार ये तो याद नहीं होने वाला, कैसे याद नहीं होगा भाई, कुछ नहीं है। यहां से देखो आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है ना, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन में -1 कर बाहर log n का मल्टीप्लिकेशन कर दो और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। वही काम जो आपने यहां पर किया था, यहां पर भी तो ये किया था कि इस एक्सप्रेशन को उठाया था, उसके अंदर पुट किया था, -1 करके बाहर मल्टीप्लिकेशन कर दिया था log n का, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर उसकी वैल्यू निकाल दी आपने। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या, इस एक्सप्रेशन को उठाया और
इसके अंदर पुट किया, -1 कर log n का मल्टीप्लिकेशन किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, सॉरी यार मैं पागल हो जाता हूँ कई बार। ग्रेटर देन 1 पे ये भी कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 पे ये डाइवर्जेंट होता है, इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, जिसकी नौबत कभी आती ही नहीं है। यानी कि ये वाला जो टेस्ट यहां तक अगर आप आ गए ना तो डेफिनेटली आपको बड़ा ही महसूस होगा, बड़ा ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये कभी टेस्ट फेल होता ही नहीं है बेसिकली सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये होता है हमारे कुछ टेस्ट। हमने कॉची टेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद रेशियो टेस्ट की पूरा चार्ट पढ़ लिया कि भाई रेशियो टेस्ट से जितने भी टेस्ट मिले हुए होते हैं ना उन सबको देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट किसे बोलते हैं। मैं मिटा दूं इसको, हाँ डेफिनेटली मिटा देता हूं। आपको बता देता हूं यार कि किस तरीके से याद रखनी है इन सब चीजों की, इन सब की कंडीशन किस तरीके से याद रखोगे। देखो यार बहुत आसान है वैसे तो याद करना, क्योंकि देखो रेशियो टेस्ट के साथ जितने भी टेस्ट जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो लॉगरिथम, रेबीज, बर्ट्रैंड टेस्ट और ये सारे टेस्ट की कंडीशन बिल्कुल सेम होती है। बोलती है कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट भी हो जाता है। और कॉचीज टेस्ट में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। अब आप बोलोगे कि यार हाँ याद हो गया, सही है, बट कभी कभार एग्जाम्स में कुछ लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। देखो कॉचीज का पहला वाला अल्फाबेट है सी, और सी का मतलब आमतौर पे हम अपने दोस्तों को बोलते हैं चुतियाप्पा। और चुतियाप्पा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, हमेशा उल्टे काम करता है। तो यानी कि इसकी कंडीशन जो है जस्ट इसके उल्टा कर दोगे ना तो ये एक तरीके से चुतियाप्पे वाली कंडीशन है और बहुत आसानी से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे और कंपेरिजन टेस्ट देखते हैं। कंपेरिजन टेस्ट कब लगता है और कैसे लगता है ना। तो कंपेरिजन टेस्ट किसे बोलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, और राइटिंग तो आप जानते हो यार बड़ी गंदी है, बस मैं बोल रहा हूं ना उसको लिखते चले आइए अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि ये कब लगता है टेस्ट। इसको बताने के लिए मैं क्वेश्चन यानी कि एक एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x प्लस n प्लस a 1 इंटू n प्लस b इंटू n प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक nth टर्म निकाल के आई है किसी भी सीरीज की। कोई सीरीज आपको दे रखी है, उसकी nth टर्म मान लेते हैं ये निकल के आई है, जिसके अंदर ये ABC आर कांस्टेंट्स, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना था कि कंपैरिजन टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, बताया है, उसके हिसाब से सबसे पहले क्या करोगे आप, डाइवर्जेंस टेस्ट लगाओगे। क्यों डाइवर्जेंस टेस्ट में आपको बताया था मैंने कि अगर आपके n टर्म के अंदर कोई n के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है तो आप सबसे पहले डाइवर्जेंस टेस्ट लगा के देख लो। ठीक है, तो क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर un की वैल्यू फाइंड करोगे, है ना। ये तो करते थे डाइवर्जेंस टेस्ट में। क्या करोगे, देखो मनी मन में सॉल्व कर सकते हो उसकी लिमिट। कैसे, n को मन लोगे यहाँ से, n को मन लोगे यहाँ से, n को मन लोगे यहाँ से। ठीक है, जब मैं n यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा क्यूब, n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सब में से, सब ब्रैकेट्स में से मैंने n कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, 1 प्लस a अपॉन n, 1 प्लस b अपॉन n, 1 प्लस c अपॉन n। हम जानते हैं 1 अपॉन n जब n टेंड्स टू इनफिनिट होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियसली सी बात है। तो a अपॉन n 0, b अपॉन n 0, c अपॉन n 0 हो जाएगा जब मैं n टेंड्स टू इनफिनिट यानी कि ये वाली लिमिट रखूंगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो ठीक है, तो 1 अपॉन n क्यों बचेगा, और उसमें भी तो हमें n की वैल्यू इनफिनिट पुट करनी है, तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा पूरा आंसर। देखो कितनी जल्दी मन में ही सोच लिया। ठीक है, और ये तो मैं बता रहा हूं 1 सेकंड के अंदर बता सकते थे, है ना। तो जब कोई भी n के अलावा कोई और वेरिएबल दिख जाए तब आप टाइम वेस्ट मत करना डाइवर्जेंस टेस्ट के अंदर। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यार लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर un का एक्सप्रेशन निकालना, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तब आप बोलते हो कि हमारी सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या, डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो चुका है, यानी कि ये कुछ नहीं बोल रहा, डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाए फिर उसके बाद आप क्या कर लो, रेशियो टेस्ट लगा दो। रेशियो टेस्ट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो पावर देखी मैंने, आउटर मोस्ट ब्रैकेट की पावर कोई फंक्शन ऑफ n नहीं है, इस वजह से मैंने रेशियो टेस्ट लगाया है भाई। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हम क्या करते थे, un अपॉन un प्लस 1 का एक्सप्रेशन फाइंड करते थे। मान लेते ये निकल के आया n प्लस a प्लस 1, n प्लस 1 प्लस b, n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और मान लेते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पे मैं सॉल्व करता था, है ना, ऑब्वियसली सी बात है, रेशियो टेस्ट में ये तो करता था। अब मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 1, मान लिया मैंने, लेट। ठीक है, और 1 आई है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर चुका हूं, ये वाला एक्सप्रेशन फेल हो चुका, यानी कि हमारा जो रेशियो टेस्ट मैंने लगाया था वो टेस्ट फेल हो चुका है। रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तब मैं लगाऊंगा रेबीज टेस्ट, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिखाई देने वाली। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, -1 कर मल्टीप्लिकेशन बाय n करा करते थे, इसको सॉल्व किया करते थे। ठीक है, अब आप उसको सोचोगे, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाने वाली ये चीजें।
हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलरली हम सोचते हैं कि भाई कम से कम समय में वो आसान तरीके से हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि यार इस चीज को अगर हम रेशियो टेस्ट, इस क्वेश्चन को रेशियो टेस्ट से सॉल्व करूंगा तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाने वाला है। तब हमारा आता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट अभी भी आपको सोच रहे होंगे यार अभी नहीं पता लगा सही से क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। रेशियो टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट कब लगता है, तो देखो बता देता हूं मेथड क्या है। मेथड नहीं बताता हूं कब लगता है। अगर आपने न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ली, मान लेते हैं n की पावर a इज द हाईएस्ट पावर व्हिच इज कॉमन आउट फ्रॉम न्यूमरेटर, मान लेते हैं, अपॉन नीचे से भी आपने बिल्कुल ऐसा ही काम किया कि हाईएस्ट पावर ऑफ n कॉमन ले ली नीचे से, डिनोमिनेटर से भी, मान लेते हैं n की पावर b इज द हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n की पावर a माइनस b, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर n की पावर, ये जो आपने सॉल्व किया है इसकी पावर फंक्शन ऑफ n हुई, इसकी पावर n की पावर फंक्शन ऑफ n हुई, तब आप कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगाते हो। आप बोलोगे अभी भी समझ में नहीं आया। मान लेते हैं यार कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन बना, n टर्म हमारे पास सामने ये है, और इसके अंदर मैंने न्यूमरेटर से जब n की हाईएस्ट पावर कॉमन ली तो वहां से आया n की पावर 1 मान लेते हैं, और नीचे से डिनोमिनेटर से जब आपने हाईएस्ट पावर कॉमन ली, मान लेते हैं आया कॉमन n की पावर n। अब आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये जो n की पावर है ये एक फंक्शन ऑफ n है कि नहीं? अगर फंक्शन ऑफ n आपको दिखाई दे जाए ना तब आप कंपैरिजन टेस्ट मत लगाना, ठीक है। तो मालूम पड़ गया कि कब लगाना होता है। अब किससे कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट? कुछ नहीं है भाई, मान लेते हैं आपके सामने यही वाला वो क्वेश्चन कौन सा था, वो वाला, उसी को लेके चल रहा हूं ना मैं। क्वेश्चन क्या था, n प्लस a n प्लस b n प्लस c था ना, शायद ये था, है ना। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखते हैं। ये n टर्म आपके निकल गया है। क्या करना होता है, n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से। ऑब्वियसली देखो न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं तो n की पावर 0 कॉमन आ जाएगा ऊपर, और यहां से लूंगा तो n क्यूब आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस a बाई n 1 प्लस b बाई n, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 प्लस c बाई n, ठीक है। ये आपका बन चुका है। अब ये जो चीज बची है आप इसको देखते थे, क्या करते थे, इसको सॉल्व किया करते थे। क्या आ जाएगा 1 अपॉन n की पावर 3 माइनस 0, जो कि नहीं है फंक्शन ऑफ n। सही बात है कि नहीं? तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट में करना क्या होगा, जो आपने हाईएस्ट पावर कॉमन ली है ना न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, उसको ब्रैकेट में रख लो और इसी को बोलते हैं vn, नया नाम दे देते हैं vn, ठीक है। अब आप क्या करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर un अपॉन vn, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हो। un क्या है, ये पूरा un है, और vn क्या है, जो आपने कॉमन ली है ब्रैकेट में जो आपने रखा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपने निकाली है, ये अगर फाइनाइट नंबर आया, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट un अपॉन vn का आपने एक्सप्रेशन निकाला, इसकी वैल्यू निकाली, तो अगर वो एक फाइनाइट नंबर आया, फाइनाइट वैल्यू आई, तो हम ये बोलते हैं un और vn दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। यानी कि अगर un कन्वर्जेंट है तो vn भी कन्वर्जेंट होगा, अगर un डाइवर्जेंट है तो vn भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो हम इसकी मदद से पता है क्या करते हैं, vn की कन्वर्जेंसी निकाल लेते हैं। ये जो हमारा vn निकल के आया था ना, इसकी कन्वर्जेंसी निकाल लो कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो क्या करूंगा, बोल दूंगा कि भाई अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि मैंने निकाली इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू हुई, तभी तो मैंने बोला था कि un और vn दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, अब vn की कन्वर्जेंसी चेक करनी है। vn क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए तो vn आ रहा है 1 अपॉन n क्यूब। अब आपको एक और टेस्ट से रूबरू करा देता हूं मैं, ठीक है। एक टेस्ट होता है पी टेस्ट। पी टेस्ट ये बोलता है कि ये बेसिकली बहुत ज्यादा सीमित है। क्या मतलब कि भाई 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p, इस तरीके से अगर आपके पास सामने सीरीज है, पूरी सीरीज है, p कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, बट कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अगर आपके सामने ये कोई सीरीज है और यानी कि इसका n टर्म क्या आएगा 1 अपॉन n की पावर p, एग्री करते हो? सही बात है कि नहीं? अब आप ये देखोगे कि पी टेस्ट क्या कहता है, जो आपने n टर्म निकाली है इसके अंदर जो p है, n की पावर p है, अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होती है हमारी सीरीज। ये पूरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर p लेस देन 1 हुआ तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज है। देखो ये सीरीज कभी फेल ही नहीं होती, यानी कि इनफिनिट सीरीज के अंदर सिर्फ एकमात्र ये वाला पी टेस्ट सीरीज है जो कि बोलती है कि ये कभी फेल नहीं होती। और एक और टेस्ट है जो कभी फेल नहीं होता, वो भी बात कर लेंगे, ठीक है।
तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट। इसको याद कैसे करोगे? बेसिकली रेशो टेस्ट की जितनी भी फैमिली थी ना, उसकी जो कंडीशन थी बेसिकली वही कंडीशन है ये, बस इसके अंदर एक काम हो गया कि इक्वल टू 1 पर ये कन्वर्जेंट होता है, ये याद रखना। और इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, देखो खुद सोचो यार, अगर p की वैल्यू 1 रख दूंगा मैं, रख दी 1 भाई, ऐसे सीरीज बन जाएगी। तो देखो जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते चले जा रहे हो तो वैल्यू कम होती चली जा रही है। और कन्वर्जेंसी का मतलब यही होता था कि कन्वर्ज होना, जुड़ना, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू देना, ठीक है। तो इसका जब मैं सम करूंगा तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्जेंट कहलाएगी सीरीज, यानी कि n इक्वल टू जब 1 होगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है, ये पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या है, p के बराबर होता है, p क्या है इसके अंदर, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो vn है ना वो कन्वर्जेंट है। अगर vn कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, un भी तो कन्वर्जेंट होगा। अभी मैंने बताया था आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर un अपॉन vn का एक्सप्रेशन आपने निकाला है, अगर वो फाइनाइट नंबर आया है तो हम बोलते हैं कि un और vn दोनों एक साथ हैं तो कन्वर्जेंट होंगे, या दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगे। तो शायद क्या 100% आपको समझ में आया होगा मुझे पूरा विश्वास है आप पर भी और अपने आप पर भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है लास्ट टेस्ट, कौन सा है, अल्टरनेटिंग टेस्ट किसे बोलते हैं, अल्टरनेटिंग टेस्ट। हाँ, अल्टरनेटिंग टेस्ट क्या होता है भाई, देखते हैं। दो बहुत आसान सी चीज है, अल्टरनेटिंग का नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर कोई सीरीज है जिसके अंदर की टर्म्स के बीच में प्लस माइनस इस तरीके से चलता जा रहा है, यानी कि ऐसी कोई सीरीज जिसके अंदर की टर्म्स के बीच में प्लस माइनस कंसेक्यूटिवली आती चली जा रही है, तब उस पूरी सीरीज को मैं एक अल्टरनेटिंग नाम देता हूं, ठीक है। बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर ऑसिलेटरी होती है। अब यार आप बोलोगे कि यार ऑसिलेटरी का मतलब क्या, यार ये नया वर्ड क्या घुसेड़ दिया आपने। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं मैं। मान लेते हैं आपके सामने सीरीज है 1 -1 +1 -1, इस तरीके से चलती चली जा रही है सीरीज। आपको बताना कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। देखो उसके अंदर दो केस बनते हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुए, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो क्या होगा, पेयर्स बन जाएंगे, सबके पेयर्स बन जाएंगे और ये सब कटते चले जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 0, सम की वैल्यू आ गई 0। और हम बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि सम अगर 0 आ रहा है हमारी सीरीज के अंदर, सम अगर 0 आता है यानी कि वो एक फाइनाइट नंबर दे रहा है, ठीक है। और फाइनाइट नंबर जब दे रहा होता है तो हम बोलते हैं ये एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। ठीक है, बहुत खुश। देखो जब n ये हमारा फाइनाइट नंबर है, सम क्या है, फाइनाइट नंबर आ रहा है। फाइनाइट नंबर होता तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर यही चीज इनफाइनाइट आ रही होती तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। बट अगर ये सम इक्वल्स टू 0 है तो ये फाइनाइट है ना, तो हमें ऐसे कन्वर्जेंट बोलना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो देखते हैं। देखो इवन पे तो ये सम इसका 0 आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होती तो कैसा सीन रहता, 1 -1 +1 -1 कुछ इस तरीके से है ना हमारी। अगर ये ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हुए तो मैं अगर इसको हटा दूंगा, इस पहले वाले 1 को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है, एक इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है, इनका पेयर बन जाएगा, सबका पेयर बन के सब कटते चले जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0, बचा क्या 1, ठीक है। तो 1 बचा रह जाएगा, यानी कि सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि खुद में एक फाइनाइट नंबर है, ऑब्वियसली सी बात है। अब ऑड नंबर हुआ तभी भी फाइनाइट आ रहा है, इवन नंबर हुआ तभी भी फाइनाइट आ रहा है। तब क्या करेंगे यार, इसको किसका नाम दें, हम बोलते हैं कंडीशन की बेसिस पर अगर हमारा आंसर बट जाए, सम की वैल्यू अलग अलग आए कंडीशन के बेसिस पर, जैसे जो इवन है तो अलग आ रहा है सम की वैल्यू, ऑड है तो अलग आ रहा है सम की वैल्यू। जब ऐसा केस होता है तब हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज, यानी कि ये एक ऑसिलेटरी सीरीज है। इस सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज भी बोलूंगा, बट ये अल्टरनेटिंग सीरीज के भी अंदर घुस के बात करें तो ये एक ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ऑसिलेटरी सीरीज जो है ना वो एक सबसेट है किसका, अल्टरनेटिंग सीरीज का। सेट थ्योरी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, जैसे कि अगर मैं डायग्राम होता है उसके अंदर कि अगर ये बड़ा वाला गोला अल्टरनेटिंग सीरीज को दिखा रहा है तो ऑसिलेटरी सीरीज इसी का पार्ट है, एक तरीके से ये ऑसिलेटरी सीरीज को दिखाएगा। इसके अलावा जितना बचा वो कन्वर्जेंट को दिखाएगा। देखो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट किसे बोलते हैं, कन्वर्जेंट, अच्छा आप बोलोगे कि डाइवर्जेंट क्यों नहीं हो सकता, डाइवर्जेंट भी तो हो सकती थी सीरीज, वो क्यों नहीं है। देखो यार इन सीरीज में क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिवली प्लस माइनस आ रहा है, यानी कि चीजें बढ़ रही हैं तो घट भी रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बढ़ रही है, घट भी रही है, घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है, और किसी रूल के हिसाब से घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब
इसका जो आंसर आएगा जब मैं इसका सम निकालूंगा तो इनफाइनाइट तो कतई नहीं आने वाला, यानी कि कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर देगा। जैसे कि देखो इसके अंदर भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा था, बट क्योंकि ये कंडीशन के बेसिस पर बट चुका था, इसी वजह से मैंने इसे ऑसिलेटरी बोला था। अगर एक ही कंडीशन होती, मान लेते हैं ये वाली कंडीशन नहीं होती, ऐसा कोई क्वेश्चन होता जिसके अंदर कंडीशन में बट नहीं रहा है और सिंपली हमें फाइनाइट नंबर दे रहा है, तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है। अब कैसे फाइंड करेंगे हम, फाइंड कैसे करेंगे कि कोई भी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज लिखे तो मान लेते हैं इसके अंदर यार दो कंडीशन होती हैं। मान लेता हूं ये हमारी एक सीरीज है अल्टरनेटिंग, u1 - u2 + u3 इस तरीके से चलती चली जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम बोलते हैं हमारी सीरीज जो होगी सिग्मा un वाली, जो कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज है ऑब्वियसली, वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी, ठीक है। और अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम बोलते हैं हमारी सीरीज सिग्मा un वाली सीरीज वो ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी। अब आप बोलोगे कि दोनों कंडीशन है कौन सी, ये तो बता दो। कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है, आपको चेक करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मॉड्यूलस ऑफ un शुड बी इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? क्या करना होगा, इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म किस तरीके से, अगर इसी का हम nth टर्म निकालना है तो क्या आएगा, मैं इसके nth टर्म को un से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आ जाएगा -1 की पावर n + 1 इंटू un। सही बात है कि नहीं? देखो n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 विच इज पॉजिटिव नंबर, और u1, ठीक है। तो u1 प्लस का u1 क्यों आया, क्योंकि n की वैल्यू 1 + 1 2 के बराबर है, यानी कि -1 की पावर 2 हो रहा है, ठीक है। तो उसे प्लस कर देगा वो। ऐसे ही मैं 1 रखूंगा, सॉरी 2 रखूंगा, तो 2 + 1 3, -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू -1 u2। सही बात है कि नहीं? तो आपकी nth टर्म निकल चुकी है। अब इसका nth टर्म का जो आपने निकाला है इसका मॉड्यूलस लोगे। जब आप मॉड्यूलस ले रहे होते हो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको कंसीडर करनी होती है, जिसकी वजह से आप -1 को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ un कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ un ही un दिखाई देगा, नेगेटिव इस वाले पोर्शन को आप भूल जाते हो। अब ये जो आया है ना, ये जो बचा है, इसका आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर निकालना है। अगर वो 0 के बराबर हुआ तो हम बोलते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये कहती है जिस नंबर की आप बात कर रहे हो वो नंबर अपने पिछले वाले नंबर से छोटा होगा, अगर है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं u2 को देखूं तो u2 का मैग्नीट्यूड, देखो साइन को नहीं देखना है, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ u2 को देखना है। तो u2 का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन u1, ठीक है। जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो नंबर छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू पिछले वाला नंबर, साइन को मत देखना, ठीक है। तो ये कहता है सेकंड वाला। कहने का मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो क्या करेंगे कि un + 1 हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं साइन को अभी नहीं देखना है, ठीक है, माइनस